राजस्थान में फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी की भर्ती है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा 9 मार्च से, और आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। तो कौन कौन सा कार्य फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का होता है, कौन सा नहीं होता है, उन सभी की अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी है उसकी नियुक्ति कौन कौन से विभाग में होती है, कितने प्रकार के विभाग होते हैं और कौन से विभाग में क्या काम करना पड़ता है, इस पर आप अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, आपको उस पर भी वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। फिलहाल अपन बात करते हैं कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी, जिसको अपन चतुर्थ यानी कि डी ग्रुप, तो चतुर्थ श्रेणी यानी कि डी ग्रुप सरकारी कार्यालय और संस्थानों में सुचारू संचालन के लिए फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी कार्यालय में आपकी ड्यूटी हो, सबसे पहले आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो उस कार्यालय की व्यवस्था, कार्यालय का मैनेजमेंट बनाए रखना और जो आपसे वरिष्ठ अधिकारी है उनकी सहायता करना। अब किसी भी कार्यालय में आपकी ड्यूटी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो आपसे तो वरिष्ठ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ ग्रेड से नीचा कौन सा डिपार्टमेंट होता है, आप मुझे ये बताइए, कोई सा नहीं होता ना। तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का ये है कि अपने से उच्च अधिकारी, कहने का मतलब है कि उस कार्यालय में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके आदेशों की पालना करना उस व्यक्ति का, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का मुख्य कार्य होता है। कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं मुख्य रूप से अगर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की देखी जाए तो उसमें सबसे पहले आता है आपका, जिस कार्यालय में उसकी ड्यूटी होती है, जिस ऑफिस में, उसका मैनेजमेंट करना और सहायता करना। अब सहायता किस प्रकार से करना और कैसा कार्य करना, तो आप जब कोचिंग में आपने की है अगर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के लिए, तो आपको कोचिंग में मास्टरों के द्वारा यही बताया गया होगा, अरे कुछ नहीं करना पड़ता, फाइलों को इधर से उधर पहुंचाना होता है। तो सबसे पहले वही कार्य है, लेकिन हम और भी बहुत सारे कार्यों की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे फाइलें और जो डाक है उनका आदान प्रदान करना सबसे प्राथमिक कार्य आपका यही होता है। जैसे फाइल है, पत्र है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उनको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाना या अधिकारियों के पास में ले जाना, तो ये सबसे पहला कार्य है, या यूं कहें कि मुख्य कार्य फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों का होता है। इसके बाद में अपने से सीनियर की मदद करना, तो अभी मैंने बताया था फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी, इसके मतलब कोई सा भी पद हो वो उससे तो ऊपर ही होने वाला है, यानी कि अपने से सीनियर की मदद करना। जैसे दैनिक प्रशासनिक कार्यों में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जो क्लर्क होते हैं उनकी सहायता करना मुख्य कार्य होता है फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रख रखाव करना, उनको व्यवस्थित करना और आवश्यकता अनुसार जो पुराने रिकॉर्ड है उनको निकालना, ये फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का कार्य होता है। लेकिन राजस्थान में देखा जाए तो ये आप सभी के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो नियम चेंज हुए हैं उन नियमों के अनुसार कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें आपका राजस्थान भी ऐसा आता है, और वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर या बेसिक जो क्लर्क के काम होते हैं वो भी सौंपे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो जैसे ये जो 53,000 पदों पर फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है, इनमें से जो लड़के पढ़े हुए हैं, खास तौर से पढ़े हुए का मतलब क्या है, पढ़े हुए तो सभी हैं, आपने एग्जाम दी है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप मेरिट बेस पर लगे हो, आप एग्जाम देकर लगे हो, तो पढ़े हुए तो सभी हैं। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर का जो जानकार ज़्यादा है, जिसने अगर कोई ओ लेवल का रखा है या जो स्किल में बेहतर है, उनको ये डाटा एंट्री ऑपरेटर या जो बेसिक कलर का जो काम होता है वो मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो ये आप देख लेना, थोड़ा सा कंप्यूटर का काम है वो भी सीख लेना, और खास तौर से डिग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो कार्य होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का होता है साफ सफाई का और सुरक्षा का। साफ सफाई का कार्य कैसे? जैसे जिस भी ऑफिस में आपकी ड्यूटी होती है वहां पर जितने भी कमरे हैं उनकी साफ सफाई का आपका काम होता है। अब आप कहोगे कि साफ सफाई का काम तो पियोन का होता है, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का थोड़ी होता है ना। तो ऐसा है कि कोई भी अधिकारी अगर आपको साफ सफाई करने के लिए बोल देगा तो आप उसको एक शब्द नहीं बोल सकते, और वो शब्द कौन सा है? ना। ये शब्द है वो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑफिस में, कौन से डिपार्टमेंट में, कहां पर आपकी नौकरी लगी है, ये उस बात पर निर्भर करता है। जैसे अगर किसी गांव के सरकारी स्कूल में अगर आपको टेक दिया, वहां पर आपकी नौकरी है, वहां पर और कोई पियोन नहीं है, आप ही चपरासी हैं, तो वो काम आपको ही करना पड़ेगा, साफ सफाई है वो आपको ही करनी पड़ेगी। वो एक अलग बात है कि वहां पर जो बच्चे होते हैं उनके साथ में मिलकर वो कर लेते हैं। या एक ये भी हो सकता है कि फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी लगने के बाद में आपको तनख्वाह है वो भी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये मिलती है, तो आप किसी और व्यक्ति को पकड़ के 500-400 रुपये देकर उससे सफाई करवा सकते हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन साफ सफाई का जो काम होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का होता है। जो फर्नीचर होते हैं उनकी साफ सफाई का काम है इसी का होता है, और उपकरणों के ऊपर जो मिट्टी धूल वगैरह जम जाती है उनको साफ करने का, यानी स्वच्छता बनाए रखने का जो काम होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। तो आप कौन सा शब्द नहीं बोल सकते, अपने से उच्च अधिकारी को ना नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ऑफिस है उसको खोलना और उनको बंद करना, और लाइट पंखे हैं उनको बंद करना, ड्यूटी खत्म होने के बाद में सुरक्षित रूप से लॉक करना। कहने का मतलब क्या है, जैसे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी की जो ड्यूटी होती है वो जब भी ऑफिस खुलता है उसके साथ में ही उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, या यूं कहें कि अधिकारियों से आने से पहले ऑफिस खोलने का जो कार्य होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। जैसे 10 बजे ऑफिस खुलते हैं ना, तो कर्मचारी को 9:30 बजे से 5 बजे तक ये मुख्य रूप से आपका कार्य होने वाला है लगभग। अब ये डिपेंड करता है कि आपके
किस ऑफिस में कौन से कार्यालय में आपकी ड्यूटी लगी है, उस कार्यालय के हिसाब से आपकी जो ड्यूटी है वो तय होती है। अब बहुत से ये कमेंट करने मत लग जाना कि गर्मियों में तो जो ड्यूटी होती है वो 7:30 बजे से लेकर आपकी 2 बजे तक होती है। बिल्कुल, गर्मियों में जो ड्यूटी है वो 7:30 से 2 बजे तक हो सकती है, सर्दियों में 9:30 से 5 बजे तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विभाग मिला है, आपकी जो ड्यूटी है वो कहाँ पर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे 10 बजे ऑफिस खुलता है तो आपको 9:30 बजे आना पड़ेगा, और ये जो साफ सफाई वाली एरिया है ना, फर्नीचर डस्ट करना, ये काम आपको पहले करना पड़ेगा। और 10 बजे आने के बाद में आपसे सीनियर जो भी आएंगे उनको चाय पानी की पकड़ाना, ठीक है, व्यवस्था करना, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो 9:30 बजे आने के बाद में थोड़ा साफ सफाई का काम भी करना पड़ेगा, लाइटें वगैरह है वो भी आपको चालू करनी पड़ेंगी, ठीक है, कोई पानी का केन वगैरह है वो भी आपको रखना पड़ेगा। अरे इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आपको सरकार पैसा देती है, 10-12 साल बाद में आपको 40-45 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, आपका घर चलता है उन पैसों से, तो काम करने में कैसी शर्म। अरे हम तो जब छोटे थे तो स्कूल की छुट्टी होती थी तो अपने कमरों की झाड़ू निकाल कर हम खुद आते थे। वो अलग बात है, आज के टाइम में माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल में झाड़ू नहीं निकलने देते हैं। स्कूल में पियोन की व्यवस्था थोड़ी अलग हो गई है। हमारे टाइम में पियोन था, लेकिन हमें तो चाव था, स्कूल की जब छुट्टी होती थी अपने कमरों की झाड़ू खुद निकाल कर आते थे। तो इसमें कैसी शर्म है, जब आपको झाड़ू निकालने के पैसे मिल रहे हैं तो ये कोई शर्म वाला काम नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 9:30 बजे आपको ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा। अधिकारियों से आने से पहले सबसे पहले आपको साफ सफाई वगैरह भी करनी पड़ेगी, पानी भी आपको देना पड़ेगा, और लाइटिंग की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी लाइट है वो फ्यूज हो गई है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और 5 बजे जब ऑफिस है वो बंद हो जाता है, कहने का मतलब है कि आपका टाइम पीरियड समाप्त होते समय अधिकारियों के जाने के बाद में आपको जाना है। सभी जो रूम है उनकी लाइटें बंद करनी है आपको, उनके पंखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और कार्यालय को लॉक लगाकर आपको ही जाना है, यानी कार्यालय के कर्ता धर्ता आप ही हो, आप ही खोलोगे और आप ही वहाँ पर उसको बंद करोगे। तो ये काम है, ये गर्मियों में इस तरीके से और सर्दियों में आपका टाइम है वो इस तरीके से रहने वाला है। मैं फिर बता दूं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्यालय कौन सा विभाग आवंटित हुआ है, ये समय उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा सुरक्षा चौकीदार का जो काम होता है वो भी 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। जिस भी कार्यालय में आपकी ड्यूटी लगी है उस परिसर में दिन रात रखवाली करना। अब आप कहोगे दिन रात, अरे कोई सी भी शिफ्ट में आपकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो आपकी ड्यूटी है वो दिन में रहने वाली है, तो वहाँ पर रखवाली करना और बाहरी लोगों यानी जो अनजान लोग हैं उनका प्रवेश निषिद्ध करना। या फिर कोई भी अधिकारी अगर अंदर बैठा है, कोई मीटिंग में है, तो आपका दायित्व बनता है कि कोई और व्यक्ति उस अधिकारी से मिलने के लिए आया है तो आप उसको परिसर में बैठाकर रखोगे जब तक उस अधिकारी की उस फलाने व्यक्ति के साथ में मीटिंग पूरी नहीं हो जाती। और जब उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है तब आप उस दूसरे व्यक्ति को मिलने के लिए भेजोगे। तो कहने का मतलब इस तरीके का काम है वो 4th ग्रेड के कर्मचारी का होता है। इसके अलावा अन्य भी कुछ सामान्य कार्य होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, पेयजल जलपान की व्यवस्था है वो 4th ग्रेड के कर्मचारी को करना पड़ता है। अधिकारियों और स्टाफ के लिए पीने के पानी और चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब काफ़ी कमेंट है वो इससे रिलेटेड भी आ रहे थे कि चाय बनानी भी पड़ती है या फिर पकड़ानी पड़ती है ना। एक ये भी कमेंट है वो बहुत बार आ रहा था, तो मैं आपको बता दूं फिर से वही बात है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है। चाय बनानी भी पड़ सकती है आपको, जो परिसर है आपका अगर उसके अंदर ही सुविधा है तो आपको चाय बनानी भी पड़ सकती है। वरना अगर कहीं रोड के ऊपर कोई ऑफिस है और वहाँ पर अंदर बनाने की व्यवस्था नहीं है, अंदर अधिकारी बैठा है मीटिंग कर रहा है, तो वो जैसे ही वो बजाएगा घंटी टर्न टर्न, आप अंदर भाग के जाओगे, फिर आपको बोलेगा कि 5 कट चाय लेके आ, तो आप रोड साइड से कहीं भी जो है शॉप वगैरह वहाँ जाकर आपको चाय लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही काम होता है आपका चाय पानी का, तो ये अधिकारियों को चाय पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, कोई शर्म की बात इसमें नहीं है। इसके अलावा स्टेशनरी, यानी अगर आप स्टेशनरी विभाग है वहाँ पर जाकर आपको पेन है, रजिस्टर है और अन्य आवश्यक जो सामान है वो लाकर स्टाफ को आपको पकड़ाना पड़ता है। इसके अलावा बाहर का कार्य भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कोई अधिकारी है, कोई बैंक में अगर आपको जाना है तो वो न जाकर आपको भेज दे कि फलाने बैंक में जाना है आपको और ये काम आपको करना है, तो आप बैंक में भी आपको जाना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस में डाक पहुंचाना और अधिकारियों के निर्देश के अनुसार फील्ड में जाकर भी छोटे मोटे काम आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, ना नहीं कर सकते, ठीक है। अधिकारी आपको ये बोल देगा ना कि आपको ये काम करना है तो वो ये काम आपको करना है, भले ही आपके जो काम करने की जो डायरी है उसमें भले ये काम ना हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा हार्ड काम है वो भी नहीं बोलते हैं। अब देखो, विशेष विभाग में विशेष कार्य होते हैं, डिपेंड करता है आपको विभाग कौन सा मिला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से विभाग होते हैं और उसमें क्या क्या कार्य होता है, अगर आप इस पर भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप बता देना कितने प्रकार के विभाग होते हैं, आप कौन सा विभाग चूज करें तब आपके लिए बेहतर होता है, कौन से विभाग में प्रमोशन का चांस अधिक होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल अपन बात करते हैं जो सामान्य कार्य होते हैं 4th ग्रेड के कर्मचारी की, उसकी अपन बात करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो स्कूलों में क्या काम होता है 4th ग्रेड के कर्मचारी का, जैसे कोई घंटा शुरू हो जाता है तो आपको बेल बजानी पड़ती है कि जैसे एक पीरियड खत्म हो गया तो आपको फिर से 2 बेल बजानी पड़ेंगे, दूसरा पीरियड है वो शुरू हो गया, ठीक है। और अगर एग्जाम आ गया, एग्जाम का सेंटर आ गया स्कूल में, तो आपको वहाँ पर पानी की व्यवस्था है वो बनाए रखनी पड़ेगी। एग्जाम देने के लिए जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको पानी पकड़ाना भी पड़ता है आपको, ठीक है। और भी किसी प्रकार का जो कार्य हुआ उसमें आपको सहायता करनी पड़ेगी। अगर आपकी ड्यूटी अस्पताल में लगी है, ठीक है, कहाँ पर PHC में अगर आपको लगा दिया, प्राथमिक सुविधा
केंद्र में, तो अस्पताल में वहाँ पर वार्ड बॉय या जो अटेंडेंट के रूप में मरीजों की सहायता करना या मेडिकल रिकॉर्ड रखने का कार्य है वो भी आपका हो सकता है। और बगीचे में मालिक के गार्डनर के रूप में पौधे और पार्कों के रखरखाव करने का कार्य है वो भी आपका इसमें हो सकता है। अब हम एक विभाग चूज कर लेते हैं, मान लीजिए क्योंकि शिक्षा विभाग से अपन संबंधित है तो जैसे शिक्षा विभाग को ही चूज कर लेते हैं ताकि आपको ये जानने में और मुझे बताने में आसानी रहे। मान लीजिए कि शिक्षा विभाग है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको 4th ग्रेड के कर्मचारी के रूप में लगा दिया, यानी पियोन के रूप में, चपरासी के रूप में, आपको अटेंडेंट के रूप में आपको लगा दिया, जिसको एसएससी में अपन एमटीएस भी बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है। स्कूल या कार्यालय में दैनिक कामकाज में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है कौन? आपका 4th ग्रेड का कर्मचारी। तो 4th ग्रेड के कर्मचारी का एजुकेशन विभाग में क्या क्या कार्य होते हैं? तो स्कूल या संस्थान की दैनिक व्यवस्था बनाए रखना, जैसे समय का पालन करना, स्कूल को समय पर खोलना। मैंने बताया था अगर 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल का टाइम है तो 9:30 बजे पहले उसको आना पड़ेगा और बाद में सारे जो रूम है उनको खोलने पड़ेंगे। अब जो स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल का रूम है, उसकी तो सफाई उसको करनी ही पड़ेगी। बाकी रूम की तो जैसे रोजाना नहीं भी करता है तो भी चल जाता है, लेकिन स्टाफ रूम की तो बारी उसको झाड़ू उसको निकालनी ही पड़ेगी। इसके अलावा छुट्टी के बाद में सभी कमरे, लाइटें और पंखों को बंद करके स्कूल को लॉक करने का कार्य किसका होता है? 4th ग्रेड के कर्मचारी का होता है। घंटी बजाना मैंने बताया था आपका, जैसे टाइम टेबल है उसके अनुसार पीरियड शुरू होने और खत्म होते समय घंटी बजाने का कार्य किसका होता है? चपरासी का ही होता है। बार बार उसको प्रिंसिपल ये नहीं कहने वाला है कि घंटी बजा दो, ठीक है, खुद को टाइम देखना पड़ता है और उसको घंटी बजानी पड़ती है। इतने पैसे देते हैं तो ये छोटा सा काम है, वो करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा प्रार्थना सभा, सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है उसके लिए माइक की व्यवस्था करना, ठीक है, दरी और अन्य जो आवश्यक सामग्री होती है उनकी व्यवस्था करने का कार्य किसका होता है? आपका 4th ग्रेड के कर्मचारी का होता है। इसके अलावा शैक्षणिक और जो प्रशासनिक सहायता होती है, जैसे कोचिंग वालों ने आपको बताया था कोचिंग की थी तब, वो ये कार्य फाइलों को इधर उधर से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? 4th श्रेणी कर्मचारी का कार्य होता है। परीक्षा कार्य, परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को क्लासरूम तक पहुंचाना, जैसे अगर किसी एग्जाम का सेंटर आया है, पेपर आ गए, स्टाफ रूम में रख दी है, एग्जाम शुरू होने वाली है, 5 मिनट पहले एग्जाम पेपर है वो बंटने वाले हैं, तो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को क्लासरूम तक पहुंचाने का कार्य, परीक्षा हॉल में पानी व्यवस्था करने का कार्य किसका होता है? 4th श्रेणी कर्मचारी का होता है। इसके अलावा डाक और नोटिस, यानी स्कूल को नोटिस को सभी कक्षाओं और शिक्षकों तक पहुंचाने का कार्य और बाहरी डाक को पोस्ट ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस तक ले जाने का कार्य भी किसका होता है? आपका 4th श्रेणी कर्मचारी का होता है। इसके अलावा साफ सफाई और रख रखाव करने का, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल रूम है, स्टाफ रूम है, कार्यालय में धूल मिट्टी जम गई है तो उनको साफ करने का कार्य किसका होता है? 4th श्रेणी का। और रिकॉर्ड को रख रखाव, जैसे पुराने रिकॉर्ड हैं परीक्षा के, उनको रख रखाव, उनका नामांकन, रजिस्टर और फाइलों को स्टोर रूम में व्यवस्थित करने का कार्य 4th श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। जैसे कोई रजिस्टर है, जैसे टीचर को साइन करते हैं, रजिस्टर भर गया, नया रजिस्टर लेकर आना है तो वो आपका ही काम होगा 4th श्रेणी कर्मचारी का ही, नया रजिस्टर लाने का भी। स्टॉक लाना, जैसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, कार्यालय से स्टेशनरी, चौक, डस्टर, मिड डे मील से जुड़ी हुई सामग्री लाने का कार्य भी किसका होता है? आपका 4th श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। और प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में कुछ विशिष्ट पद हैं, जैसे लैब अटेंडेंट के रूप में उपकरणों की साफ सफाई रखना और प्रैक्टिकल के समय सामग्री तैयार करना काम आपका ही होता है। लाइब्रेरी अटेंडेंट यानी किताबों को सेल्फ में सही जगह लगाना और लाइब्रेरी की साफ सफाई का ध्यान रखना भी कार्य 4th श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे कोई अतिथि है उसका सत्कार करना, स्कूल में कोई भी अधिकारी आ गया, कोई अभिभावक आ गया तो उनको चाय पानी के लिए पूछना, सही जगह पर उनको बिठाना, जैसे प्रिंसिपल है वो अभी कोई मीटिंग में बिजी है तो उनको एक बार करना कि आप एक बार थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, जैसे वो फ्री होंगे तो मैं बता दूंगा, और वो फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद में अभिभावकों की मीटिंग प्रिंसिपल से करवाने का कार्य किसका होता है? 4th श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा मिड डे मील में जो वितरण होता है उसमें सहायता करना और भोजन क्षेत्र की देखभाल करना भी 4th श्रेणी कर्मचारी का ही। अब बात करते हैं हम असली काम की। असली काम कौन सा है? आपकी सैलरी, रोकड़ा कितना मिलेगा, है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखिए 2 साल के लिए होता है आपका प्रोबेशन पीरियड, यानी अस्थायी ड्यूटी होती है आपकी। 2 साल तक अगर आप कोई बदमाशी भी करते हो ना तो डिपार्टमेंट आपको निकाल सकता है। तो 2 साल तो आपको कैसे भी करके अपनी जो पकड़ है वो ड्यूटी के ऊपर बनाए रखनी है, क्योंकि 2 साल का जो काल होता है वो क्या होता है कि नाजुक समय होता है नौकरी का। किसी भी ड्यूटी में मान लो आप, नाजुक समय होता है। अगर आप से कोई छोटी मोटी गलती हो गई या आपने कुछ ऐसा कर दिया अधिकारी के साथ में, आपने कोई मतभेद हो गया तो आपकी नौकरी है वो जा सकती है। तो 2 साल के लिए तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप परमानेंट हो जाओगे तो फिर आपको निकालना वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो फिक्स सैलरी की बात करें अपन तो 2 साल में शुरुआती समय में 12,400 रुपये प्रति माह है आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग वालों की तरह आपको बता दूंगा कि नहीं बिड़ता पाण अपन का 25,000 रुपये मिलसी, कोई नहीं मिलने बिड़ता पाण अपन अता ही मिलसी, क्योंकि मैं कोचिंग तो चलाता नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मेरे कोई मैं एप्लीकेशन पे कोर्स बेच रहा हूँ, इसलिए मैं आपको झूठी सांत्वना नहीं दूंगा। जो बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 12,400 रुपये प्रति माह आपको सैलरी है वो मिलने वाली है। और प्रोबेशन के नाम पर आपको डीए और एचआरए है वो नहीं मिलता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था 2 साल का नाजुक समय होता है, उसमें डीए एचआरए नहीं मिलता है। जैसे ही आप नियमित हो जाते हो, परमानेंट हो जाते हो 2 साल के बाद में, तब आपका डीए एचआरए भी चालू हो जाता है। तो आगे अपन बात करें प्रोबेशन खत्म होने के बाद में, अगर आप परमानेंट हो जाते हो, नियमित हो जाते हो,
तब आपको पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट में आपको रखा जाता है और 1700 ग्रेड पे की आपकी इसमें ये नौकरी होती है। तो आपका जो मूल वेतन होता है 2 साल पूरा होने के बाद में वो 12,000 से बढ़कर कितना हो जाता है, 18,000 से शुरू होता है। 18,000 से शुरू होता है और 57,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये इसके अलावा डीए मिलता है आपको। ठीक है, बेसिक पे का लगभग 42 से 50% तक ये डीए मिलता है और ये भी राज्य सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर उसको बढ़ाया जाता है। इसके अलावा एचआरए मिलता है, होम रेंट मिलता है, शहर की श्रेणी के अनुसार है वो आपका बेसिक पे मिलता है 8% से लेकर 24% तक आपको ये मिलता है। तो ग्रोस सैलरी आपकी जो बनती है 18,000 के बाद में, वो ग्रोस सैलरी टोटल आपकी 26,000 रुपये से लेकर 29,000 रुपये तक आपकी मिलती है। लेकिन आपने क्या करना है, रोकड़ा हाथ में बताऊँ मैं। ठीक है, इन हैंड सैलरी हाथ में कितनी आती है, तो कटौतियों के बाद में आपकी जो सैलरी है वो 2 साल के बाद में लगभग वो 22,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक आपकी सैलरी आपको मिलने वाली है। अन्य भी कई लाभ मिलते हैं, अन्य भी कई भत्ते मिलते हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है वो आपको मिलती है। मेडिकल की सुविधा आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में मिलती है और छुट्टी भी मिलती है। जैसे 10 तो इसमें मेडिकल की छुट्टी मिलती है, 10 छुट्टी है वो मेडिकल की मिलती है और 15 जो है वो सीएल मिलती है। तो ये आपकी इसमें छुट्टियां भी मिलती है, छुट्टियां। ठीक है, बाकी ये है कि जैसे दूसरा शनिवार है, सेकेंड सैटरडे है, सेकेंड सैटरडे उसकी छुट्टी होती है और हर संडे की छुट्टी होती है। ठीक है, यानी हर संडे की छुट्टी होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे साल में 52 संडे होते हैं तो 52 छुट्टियां तो आपकी ये हो गई। सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है तो 12 छुट्टी आपकी ये हो गई और आपकी 10 मेडिकल होती है, 15 सीएल होती हैं, तो 25 छुट्टी आपको ये मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विभाग मिला है, उसके हिसाब से ये छुट्टियां हैं वो आपकी ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेडिकल सुविधा मिलती है जिसमें आपका ये RGHS का कार्ड बनता है और कैशलेस इलाज की सुविधा आपको मिलती है। इंक्रीमेंट मिलता है जिसमें आपको 3% की वृद्धि होती है हर साल। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें 3% की वृद्धि होती है और दीपावली पर आपको बोनस भी मिलता है। अन्य कोई भी त्यौहार आता है तो राज्य सरकार कोई भी निर्धारित बोनस देती है, वो आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की चर्चाएं चल रही हैं और जिससे भविष्य में इन आंकड़ों में भारी वृद्धि हो सकती है। यानी आपको 25,000 रुपये, 22,000 रुपये मिलने वाली जो सैलरी है ना, वो आपको 40,000 रुपये तक भी मिल सकती है। यानी अगर 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिलती है ना, 2026 में, तो 2026 का आप ये मान लो कि 2040 आते आते आपकी जो सैलरी है ना वो 50,000 रुपये तक हो जाएगी आराम से। ठीक है, 50,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो जाएगी और दिन के भागड़ जाए, बेरोजगार पड़े, बहुत बेकार जाए, है ना। तो 2026 से 2040 कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब आप चाहते हैं कि कौन कौन से विभाग होते हैं, आप विभाग चूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियोस आते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, आपको उस पर भी वीडियो है वो बनाकर बता दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्रमोशन की। देखो प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन की बात ऐसे है, जैसे अगर आप ये 10th पास वैकेंसी है, अगर आप 10th ही पास किए हुए हैं तो आपका प्रमोशन होने की चांसेस कम है। या यूँ कहें कि जैसे अगर आप शिक्षा विभाग में हैं, कृषि विभाग में हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप सचिवालय विभाग में अगर आपकी वहाँ पर ड्यूटी लगी है तो वहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बाकी जैसे शिक्षा विभाग में भी प्रमोशन होता है, जैसे आप 10वीं पास न होकर के आप अगर हायर एजुकेशन किए हुए हैं, अगर आप O लेवल का डिप्लोमा किए हुए हैं, जैसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे 4th ग्रेड में भी जो कि इंजीनियरिंग किए हुए थे, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे कंप्यूटर साइंस के व्यक्ति हैं, उनकी अगर डिग्री उनके पास में है, सही से उन्होंने की है, फर्जी नहीं है, तो यहाँ पर वो LDC की पोस्ट है, उनका प्रमोशन आराम से हो जाएगा। LDC बन जाएंगे 4th ग्रेड से, वो 3rd ग्रेड में भी आ जाएंगे, फिर 2nd ग्रेड में भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये प्रमोशन की कुछ बातें थी। बाकी और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बंधु हैं, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसका पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।